अंतरिक्ष यान लूना 25 के चांद पर क्रैश होने के बाद अब पूरी दुनिया की नजरें और उम्मीदें भारत के चंद्रयान 3 पर टिकी हुई हैं। करीब 47 घंटे बाद चंद्रयान 3 चंद्रमा की सतह पर उतरने जा रहा है। इसके लिए इसरो के वैज्ञानिकों ने पूरी तैयारी कर ली है। इस वक्त चंद्रयान 3 चांद से न्यूनतम 25 किलोमीटर की दूरी पर चक्कर लगा रहा है। 23 अगस्त की शाम 6:04 पर चंद्रयान 3 चांद के उस हिस्से पर लैंड करेगा जहां दुनिया का कोई भी मुल्क नहीं पहुंच सका है। 23 अगस्त को चंद्रयान 3 चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरेगा। Everybody is working looking it very anxiously for this event to happen. And I am sure that this time it will be a grand success. चांद के दक्षिणी ध्रुव पर ही रूस के यान लूना 25 को चंद्रयान 3 से पहले उतरना था, लेकिन वो उससे पहले ही क्रैश हो गया और चांद पर गिरकर खत्म हो गया। लूना 25 के क्रैश होने के बाद सुनहरा मौका है जब चंद्रयान 3 को दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग कराने वाला भारत दुनिया का पहला देश बन जाएगा। और अब तक चंद्रयान 3 जिस तरीके से काम कर रहा है उससे इसरो के वैज्ञानिकों को यकीन है कि इस बार चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग में पूरी कामयाबी मिलेगी, क्योंकि चंद्रयान का विक्रम लैंडर चांद के चक्कर लगाने के साथ उसकी नई तस्वीरें भी ले रहा है। इसरो ने लैंडर से ली गई कई नई तस्वीरें भी जारी की हैं। ये तस्वीरें चांद पर मौजूद गहरे गड्ढे और क्रेटर्स की हैं। ये तस्वीरें बहुत खास हैं क्योंकि इन तस्वीरों को उस कैमरे से खींचा गया है जो चांद पर लैंडिंग के वक्त चांद की सतह पर किसी भी तरह के खतरे जैसे गड्ढे, पत्थर, चट्टान या दूसरी बाधाओं को देखकर पहले ही अलर्ट कर देगा। इसके लिए पहले से ही लैंडर में खास प्रोग्रामिंग की गई है। This time we already know the details of the landing site, the boulders, the craters, everything is well mapped and it's already programmed into the lander. So it knows where it exactly. Once you take an image, it will compare with the stored image and say I am already there. लैंडर से ली गई इन तस्वीरों से साबित होता है कि चंद्रयान 3 कामयाबी की राह पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। विक्रम लैंडर ने जिस कैमरे से चांद की आज तस्वीरें भेजी हैं, आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि वही कैमरा विक्रम लैंडर को चांद की सतह पर उतरने में अहम रोल अदा करेगा। इस कैमरे का नाम है LHDAC यानी लैंडर हैजार्ड डिटेक्शन एंड अवॉइडेंस कैमरा। हिंदी में इसका अनुवाद करें तो इसका मतलब है खतरे का पता लगाने वाला बचाव कैमरा। ये कैमरा चंद्रयान 3 को चांद की सतह पर सेफ लैंडिंग में मदद करेगा। ये चांद की सतह पर उस जगह का पता लगाएगा जहां चट्टान, पत्थर और गहरी खाइयां नहीं है। LHDAC कैमरा सेंसर के जरिए उस जगह की खोज भी करेगा जहां पर लैंडर का उतरना बिल्कुल सुरक्षित होगा। ये लैंडिंग के दौरान रियल टाइम में इलाके की मैपिंग करेगा, रियल टाइम में खतरे का पता लगाकर सुरक्षित जगह खोजेगा। इसका सिस्टम लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग और सेंसर से चांद की सतह पर मौजूद चीजों जैसे पत्थर, गड्ढे, खाई वगैरह का मेजरमेंट करेगा और इसके बाद LHDAC में लगा सॉफ्टवेयर इन तस्वीरों, लैंडर की रफ्तार और मेजरमेंट का आकलन करेगा। जैसे सतह पर ढलान कितना है, सतह कितनी खुरदरी है, सतह पर कितनी रोशनी है, तय जगह पर पहुंचने के लिए प्रोपेलेंट की ताकत कितनी है। इस जानकारी को LHDAC सिस्टम एक मानचित्र के रूप में जमा कर लेता है। इसके बाद इन सभी डेटा का LHDAC मूल्यांकन करता है। ये मूल्यांकन रियल टाइम में किया जाता है, यानी चंद्रयान 3 जब चांद पर उतरने के लिए नीचे आ रहा होगा तभी ये सब किया जाएगा। यानी चंद्रयान 3 जब चांद की सतह से कुछ 100 मीटर ऊपर होगा तभी कुछ ही सेकंड के अंदर सभी डेटा का ये मूल्यांकन और विश्लेषण कर लेगा। इसके बाद अपने आकलन के आधार पर LHDAC सिस्टम सुरक्षित लैंडिंग साइट के बारे में लैंडर को जानकारी देगा और इस तरह LHDAC के बताए सुरक्षित जगह पर चंद्रयान 3 उतरेगा। LHDAC कैमरे को इसरो के वैज्ञानिकों ने तैयार किया है, बनाया है। चंद्रयान 3 चांद पर सुरक्षित उतरे, इसके लिए इसरो के वैज्ञानिकों ने 4 सालों तक कड़ी मेहनत और प्लानिंग की है। वैज्ञानिकों ने 2019 में चंद्रयान 2 की नाकामी से कई सीख ली है। साथ ही रूस के अंतरिक्ष यान लूना 25 के क्रैश होने के बाद सभी अलर्ट हो चुके हैं। हर कदम सावधानी से और फूंक फूंक कर रखा जा रहा है। चंद्रयान 3 के चांद की ओर बढ़ते कदम को इसरो के वैज्ञानिक बारीकी से देख रहे हैं। जो गलती चंद्रयान 2 और शनिवार को लूना 25 में हुई, उसकी इसरो ने पहले ही तैयारी कर ली है। We have been telling from the beginning it is a landing is a very complex process, but nothing to do with the Russians lander failure.
But we have our own system, and we will be establishing a soft landing without any problem with our system. इसरो ने पिछली गलतियों से सबक लेते हुए इस बार पूरे 1 साल तक चंद्रयान 3 की लैंडिंग और दूसरी टेस्टिंग की है। उसके पैरों को मजबूत बनाया गया है। हेलीकॉप्टर से लैंडर की टेस्ट लैंडिंग भी कराई गई है। And in case of that landing to be happen in a slightly higher velocity, lander legs are strengthened. इसरो के मुताबिक अगर इस बार विक्रम लैंडर के 2 इंजन काम भी नहीं करेंगे तब भी ये चांद पर लैंडिंग कर पाएगा। चंद्रयान 3 ने अपने सभी चरणों को कामयाबी के साथ पूरा कर लिया है। इस वक्त वो चांद से सिर्फ 25 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। वो इंतजार कर रहा है 23 अगस्त का, जब चांद पर सूर्योदय होगा। क्योंकि अभी चंद्रमा पर रात है। 23 अगस्त को वहां सूरज उगेगा और तब चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर 25 किलोमीटर की ऊंचाई से चांद पर उतरना शुरू होगा। यही वक्त सबसे अहम और संवेदनशील होगा। लैंडर की रफ्तार 1680 मीटर प्रति सेकंड से 2 मीटर प्रति सेकंड पर लानी होगी। चांद की सतह पर उतरने में उसे 15 से 20 मिनट लगेंगे। जिस वक्त विक्रम लैंडर चांद पर उतरेगा तब वक्त होगा शाम 6:04। Every mission we are launching, we will launch with the confidence only. And we never launch anything without any confidence. चांद की जमीन पर उतरने के बाद विक्रम लैंडर से रैंप के जरिए 6 पहियों वाला प्रज्ञान रोवर बाहर आएगा और इसरो से कमांड मिलते ही चांद की सतह पर चलेगा। इस दौरान इसके पहिए चांद की मिट्टी पर भारत के राष्ट्रीय चिन्ह, अशोक स्तंभ और इसरो के लोगों की छाप छोड़ेंगे। चंद्रयान 3 अगर चांद पर सुरक्षित उतर भी जाता है तब भी मुश्किलें और चुनौतियां बरकरार रहेंगी। इसरो के चेयरमैन के मुताबिक चांद पर चंद्रयान 3 को कई खतरों का सामना करना पड़ सकता है, जिनकी वजह से चंद्रयान 3 की नाकामी की आशंका बनी रह सकती है। जैसे चांद पर उतरने के बाद चांद के वातावरण की वजह से लैंडर और रोवर के सेंसर और सोलर पैनल ही फेल हो जाएं। There are plenty of failure modes in this. It's not just soft landing. After landing, if it doesn't generate power, there is a danger. It will not work. लेकिन इसरो ने चंद्रयान 3 को इस तरह डिजाइन किया है कि अगर सब कुछ फेल हो जाए तब भी विक्रम चांद पर लैंड करेगा। इसरो चेयरमैन के मुताबिक अगर सभी सेंसर फेल हो जाते हैं फिर भी विक्रम लैंडिंग करेगा, लेकिन शर्त ये है कि उसके सभी एल्गोरिदम ठीक से काम करें। We looked at very many failures: sensor failure, engine failure, the algorithm failure, calculation failure. Even whatever may fail, nothing is there. Still, we wanted it to land at the required speed and rate. अगर विक्रम को किसी बड़े गड्ढे में भी लैंडिंग करनी पड़े तो उसे कोई मुश्किल नहीं आएगी। लैंडर के बाहर एक खास कैमरा लगाया गया है। इसे लेजर डॉपलर वेलोमीटर कहते हैं। इस लेजर की रोशनी लगातार चांद को छूती रहेगी, जिससे चांद की सतह की जानकारी मिल सकेगी और इसरो के कंट्रोल रूम में बैठे वैज्ञानिक का इस पर पूरा नियंत्रण रहेगा। इस बीच चांद से आज एक अच्छी खबर आई है। चंद्रयान 3 का चंद्रयान 2 से संपर्क हुआ है। इसरो ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। इसरो के मुताबिक चांद की कक्षा में मौजूद चंद्रयान 2 ने चंद्रयान 3 से बात की है। चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर ने चंद्रयान 3 के लैंडर मॉड्यूल का स्वागत किया है। चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर ने चंद्रयान 3 के लैंडर को कहा, वेलकम बडी, यानी स्वागत है दोस्त। इसरो ने यह भी बताया कि दोनों के बीच 2-वे कम्युनिकेशन स्थापित हो चुका है। अब बेंगलुरु में मौजूद मिशन ऑपरेशंस कॉम्प्लेक्स के पास विक्रम लैंडर मॉड्यूल से संपर्क के कई रास्ते हो गए हैं। 2019 में चंद्रयान 2 मिशन का ये ऑर्बिटर अभी भी चांद की कक्षा में ही मौजूद है और उसके चक्कर लगा रहा है। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने चंद्रयान 3 की कामयाबी के लिए शुभकामनाएं दी हैं। चंद्रयान ये बहुत हमारे लिए, हमारे साइंटिस्ट और हमारे देश के लिए बहुत ही एक प्राउड प्रोजेक्ट भी है। बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट है कि इतने दिन के बाद इतने कंट्रोल्ड उनका ऑपरेशन चल रहा है, इसके लिए मैं बधाई देता हूँ। लेकिन हम 1-2 दिन और वेट करें और हम बेस्ट विशेस देते हैं साइंटिस्ट को और चंद्रयान 3 को। प्रधानमंत्री मोदी ने आज मध्य प्रदेश में आयोजित रोजगार मेले को संबोधित किया। पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम में जुड़े और 5,580 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र सौंपे। जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने बताया कि बीते 5 साल में 13.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं। लद्दाख के नुब्रा में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी आज फिर बाइक राइड पर निकले। राहुल गांधी 25 अगस्त तक लद्दाख दौरे पर रहेंगे।
आम आदमी पार्टी INDIA गठबंधन की मुंबई बैठक में शामिल होगी। इस बात की पुष्टि खुद CM अरविंद केजरीवाल ने की। बीजेपी का दावा था कि संसद में दिल्ली सेवा बिल पास होने के बाद आम आदमी पार्टी गठबंधन का साथ छोड़ देगी। CM योगी अखिलेश यादव के बाद एक्टर रजनीकांत ने प्रतापगढ़ के कुंडा से निर्दलीय विधायक राजा भैया से मुलाकात की। राजा भैया ने एक्टर को बाबा विश्वनाथ की विभूति और गंगा जल भेंट किया। एक तरफ पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर और सचिन मीणा की प्रेम कहानी पर फिल्म बन रही है, तो दूसरी तरफ वो खुद को रियल लाइफ में भारतीय नारी के तौर पर पेश करने में लगी दिखाई दे रही है। इसके लिए पाकिस्तान से आई सीमा हैदर ने आज नाग पंचमी के मौके पर ग्रेटर नोएडा में अपने ससुराल में पूजा की। सीमा ने अपने पति, बच्चों और सास ससुर के साथ भगवान शंकर की आरती की, भोग लगाया और माथा टेका। सीमा ने दीवार पर नाग देवता बनाकर गेहूं चने का भोग लगाया और दूध भी चढ़ाया। नाग पंचमी के मौके पर सीमा लाल साड़ी, हाथों में मेहंदी और माथे पर स्नेक स्टाइल की बिंदी लगाकर तैयार हुई। जितना मुझे आता था और विधि विधान मुझे मेरी सासू मां ने बताई। सीमा हैदर ने भारत के लोगों को नाग पंचमी की बधाई भी दी। शंकर भगवान की जय, गणेश भगवान की जय। सभी देशवासियों को मेरी तरफ से नाग पंचमी की बधाई। जय श्री राम, जय हिंद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। इससे पहले सीमा ने शनिवार को पूरे विधि विधान से हरियाली तीज की पूजा की थी। न्यूयॉर्क की सड़कों पर भारतीय अमेरिकी समुदाय के लोगों की भीड़ थी और ढोल नगाड़े बज रहे थे। बताया गया कि यहां रविवार को 41वीं इंडिया डे परेड का आयोजन किया गया, जो भारत के बाहर देश की आजादी का सबसे बड़ा जश्न है और हर साल मनाया जाता है। न्यूयॉर्क में हुई सालाना इंडिया डे परेड को लेकर वहां खासा उत्साह दिखा। न्यूयॉर्क के मेडिसन एवेन्यू में इंडिया डे परेड में शामिल एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस एक खुली गाड़ी के ऊपर तिरंगा लहराती नजर आईं। सड़क के दोनों तरफ भारतीय समुदाय के लोग तिरंगा लेकर खड़े थे और जबरदस्त जोश से लबरेज दिखाई दे रहे थे। न्यूयॉर्क में ये भारत की झांकी थी। लोग झूम रहे थे, ढोल ताशे बज रहे थे। इंडिया डे परेड में सिर पर साफा और नौवारी साड़ी पहनी महिलाओं ने अपने ढोल से अलग ही समा बांध दिया। इंडिया डे परेड में आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर के साथ साथ न्यूयॉर्क के मेयर एरिक एडम और एक्ट्रेस सामंथा रूथ प्रभु भी शामिल हुई। पंजाब के फिरोजपुर में BSF ने पाकिस्तान की ड्रग्स तस्करी की कोशिश को नाकाम कर दिया। फिरोजपुर में इंटरनेशनल बॉर्डर पर BSF जवानों और ड्रग्स तस्करों के बीच मुठभेड़ हुई। BSF ने फायरिंग कर 2 पाकिस्तानी तस्करों को रोका और उनसे 29 किलो हेरोइन ड्रग्स बरामद की। बागेश्वर धाम के पीठाधीश धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने अब नेपाल में हिंदू राष्ट्र की हुंकार भरी है। काठमांडू में हनुमंत कथा के दौरान उन्होंने लोगों से सनातन धर्म अपनाने की अपील की। साथ ही कहा कि नेपाल हमेशा से हिंदू राष्ट्र रहा है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी में जगह न मिलने पर आचार्य प्रमोद ने नाराजगी जताई। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि कुछ बड़े नेताओं को मेरी वेशभूषा और तिलक से चिढ़ है, जिसे मैं इस जन्म में नहीं छोड़ सकता। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तारीख तय हो गई है। राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने बताया कि अगले साल 16 से 24 जनवरी के बीच रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। समारोह में शामिल होने के लिए साधु संतों को आमंत्रण भेजने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले सियासी बयानबाजी का दौर तेज हो चुका है। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने दावा किया है कि अगर बीजेपी सत्ता में लौटी तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का बनाया संविधान बदल देगी और उसकी जगह नरेंद्र मोदी संविधान ले आएगी। ललन सिंह बिहार के नालंदा में एक कार्यक्रम में शामिल हुए थे, जहां जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने पीएम मोदी पर निशाना साधा। अगर 2024 में फिर वो वापस आ गए तो आप एक बार जान लीजिए, पुराना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और जो संविधान सभा की बनाया हुआ जो संविधान है, उसको बदल कर नरेंद्र मोदी संविधान को करने वाला। इसके बाद ललन सिंह का एक और बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने दावा किया कि बीजेपी INDIA से डर गई है। नरेंद्र मोदी INDIA के गठन के बाद से ही हताशा में है, घबराहट में, और ये पूरे देश ने देखा। जब वो अविश्वास प्रस्ताव पर उत्तर दे रहे थे तो 1.5 घंटा INDIA पर भाषण दे रहे थे।
ललन सिंह ने दावा किया कि INDIA इस बार नरेंद्र मोदी को विदा कर देगी और विपक्ष के गठबंधन की सरकार केंद्र में बनेगी। ललन सिंह के इस दावे को बीजेपी ने सिरे से खारिज कर दिया और तीसरी बार नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने का दावा किया। साथ ही ललन सिंह के संविधान वाले बयान पर पलटवार करते हुए केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने साफ किया कि संविधान का सम्मान सिर्फ बीजेपी के शासन में ही हुआ और सत्ता के लालच में आपातकाल से निकले लालू और नीतीश कांग्रेस की गोद में बैठ गए। आपका पता नहीं दिमाग कहाँ चला गया है। संविधान का अपमान करने वाले, लोकतंत्र की हत्या करने वाले, 74 में इमरजेंसी लाने वाली कांग्रेस के गोद में आप सत्ता के लिए झुनझुना बनकर बज रहे हैं और क्या बोल रहे हैं? संविधान की भावनाओं को किसी ने भारत में समझा है सबसे ज्यादा तो नरेंद्र मोदी जी ने। वहीं कांग्रेस ने भी पलटवार करते हुए ललन सिंह के बयान का समर्थन किया। उनके जो समर्थक हैं या उनके जो करीबी लोग हैं वो इस तरह का लेख भी लिख रहे हैं और ये कोशिश कर रहे हैं कि एक राय बनाई जाए देश में कि जो बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा जो संविधान बनाया गया है उसको बदला जाए। इस दौरान तारिक अनवर ने केंद्र सरकार की नीतियों पर भी सवाल उठाए। बीसीसीआई ने एशिया कप के लिए भारतीय क्रिकेट टीम का ऐलान कर दिया है। रोहित शर्मा की कप्तानी वाली टीम में जसप्रीत बुमराह, श्रेयस अय्यर और KL राहुल की वापसी हुई है, जो चोटिल होने की वजह से लंबे समय से टीम से बाहर थे। टीम सिलेक्शन के लिए हुई बैठक में बीसीसीआई के सचिव जय शाह, कोच राहुल द्रविड़, चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर और कप्तान रोहित शर्मा मौजूद थे। टीम के ऐलान के बाद हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में कप्तान रोहित शर्मा ने श्रेयस अय्यर और KL राहुल के फिट होने की जानकारी। हालांकि टीम इंडिया के चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर ने इशारों में कहा कि KL अभी पूरी तरह फिट नहीं है, लेकिन एशिया कप शुरू होने तक उनके फिट होने की उम्मीद है। एशिया कप के लिए भारतीय क्रिकेट टीम में कुछ पुराने चेहरों की वापसी हुई तो कई नए चेहरों की भी एंट्री हुई है। वहीं क्रिकेट के कुछ जानकारों ने स्पिनर युजवेंद्र चहल को टीम में नहीं चुने जाने पर हैरानी जताई है। 30 अगस्त से शुरू हो रहे एशिया कप के लिए भारतीय क्रिकेट टीम में 17 खिलाड़ियों को शामिल किया गया है। रोहित शर्मा को कप्तान और हार्दिक पांड्या को उप कप्तान बनाया गया है। नए चेहरे के तौर पर तिलक वर्मा को पहली बार टीम इंडिया में शामिल किया गया है। टीम में ओपनिंग बल्लेबाज के तौर पर रोहित शर्मा, शुभमन गिल और ईशान किशन को जगह मिली है। मिडिल ऑर्डर में विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, KL राहुल, सूर्य कुमार यादव और तिलक वर्मा कमान संभालेंगे। हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा और अक्षर पटेल बतौर ऑलराउंडर टीम को मजबूती देंगे। जसप्रीत बुमराह के आने से तेज गेंदबाजी को धार मिली है। बुमराह के साथ मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज, शार्दुल ठाकुर और प्रसिद्ध कृष्णा बतौर तेज गेंदबाज टीम का हिस्सा बनेंगे। वहीं स्पिन की कमान रविंद्र जडेजा के अलावा चाइना मैन स्पेशलिस्ट कुलदीप यादव संभालेंगे। वहीं ट्रैवलिंग रिजर्व के तौर पर संजू सैमसन को रखा गया है। दिल्ली सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग में तैनात डिप्टी डायरेक्टर प्रेमोदय खाखा पर मदद के नाम पर 17 साल की एक नाबालिग बच्ची से रेप का आरोप लगा है, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। क्योंकि महिलाओं और बच्चों के हितों की रक्षा और उन्हें इंसाफ दिलाने का जिम्मा जिस प्रेमोदय खाखा पर था, उसने अपनी ही मुंहबोली भांजी के साथ रेप किया, वो भी कई महीनों तक। नवंबर, दिसंबर, जनवरी में ये शिकायत करती हैं कि इनके साथ उन्होंने गलत किया है। जब नाबालिग लड़की गर्भवती हो गई तो उसने आरोपी अफसर की पत्नी को इस बारे में बताया। आरोप है कि अफसर की पत्नी ने न सिर्फ यौन शोषण की शिकार बच्ची का गर्भपात कराया, बल्कि उसे मुंह बंद रखने की धमकी भी दी। इसने अपनी आंटी को, जो उनकी वाइफ को बताया, तो उन्होंने इसको धमकाया भी और इसका जो है अबॉर्शन पिल्स के साथ इसका अबॉर्शन कराया। मामला उजागर होने के बाद पुलिस ने न सिर्फ आरोपी अफसर बल्कि उसकी पत्नी को भी गिरफ्तार कर लिया। नाबालिग छात्रा से रेप का आरोपी अफसर दिल्ली के बुराड़ी में अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहता है और आरोप है कि इसी घर में उसने इस काली करतूत को कई बार अंजाम दिया। जिसके बाद दिल्ली पुलिस के कई अफसर प्रेमोदय खाखा के बुराड़ी वाले घर जांच पड़ताल के लिए पहुंचे। बताया जा रहा है कि पिता के मौत के बाद पीड़ित लड़की परेशान रहने लगी थी। इसी दौरान आरोपी से एक चर्च में पीड़ित और उसकी मां की मुलाकात हुई। बुराड़ी में ही चर्च के जो है कम्यून में, मास कम्यून में मिलते थे और मिलके फिर ये फैमिली फ्रेंड बन गए थे। और इसी के बाद प्रेमोदय ने पीड़िता को गम से उबारने के लिए मदद की पेशकश की और उसे अपने घर ले गया। जब नाबालिग बच्ची के पिता की 2020 में मृत्यु हो गई थी तो वो अपने अंकल के घर यानी इसी घर में रहने के लिए आई थी। लेकिन इस घर में पीड़ित लड़की के साथ जो हुआ उससे वो और ज्यादा सदमे में चली गई। गर्भपात के बाद पीड़ित लड़की को एंजाइटी अटैक्स आने लगे और वो बहुत बीमार रहने लगी।
जिसके बाद पीड़ित को उसकी मां ने दिल्ली के ही सेंट स्टीफन अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज और काउंसलिंग सेशन के दौरान नाबालिग ने अपने साथ हुई ज्यादती के बारे में डॉक्टर को बताया और फिर डॉक्टर ने पुलिस को घटना के बारे में खबर दी। ट्रीटमेंट के दौरान डॉक्टर्स ने ये पाया कि ये लड़की के साथ 2-3 महीने है इनका शोषण हुआ है इनके एक गार्डियन के थ्रू। जांच पड़ताल के बाद आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट सहित कई धाराओं में केस दर्ज किया गया है। वहीं रेप पीड़ित 12वीं की छात्रा का फिलहाल दिल्ली के सेंट स्टीफेंस अस्पताल में इलाज चल रहा है, जहां पीड़ित से मिलने दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल भी पहुंची। और सेंट स्टीफन अस्पताल पहुंचने के बाद स्वाति मालीवाल वहां धरने पर बैठ गईं। मालीवाल ने आरोप लगाया कि उन्हें अस्पताल प्रशासन ने पीड़ित से मिलने से रोका। दिल्ली महिला आयोग ने मामले में दिल्ली पुलिस और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया है। जब अगर ये हाल रहेगा कि जो रक्षक है वही भक्षक बन जाएंगे तो दिल्ली की बेटियों को और बच्चियों को और महिलाओं को कैसे बचाया जाएगा। वहीं राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी मामले की जांच शुरू कर दी है। DCW जो कि हर दूसरे के काम में अपने आप को इन्वॉल्व करती है, वो कहाँ थी जब ये सब हो रहा था। रेखा शर्मा ने दिल्ली सरकार पर रेप के आरोपी को बचाने का भी आरोप लगाया। नाबालिग से रेप मामले में दिल्ली सरकार ने सख्त रवैया अपनाया है और महिला एवं बाल विभाग में तैनात डिप्टी डायरेक्टर प्रेमोदय खाका को निलंबित कर दिया है। इस बारे में दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार ने आदेश जारी किए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मुख्य सचिव को मामले में एक्शन के निर्देश दिए थे। मैंने आदेश दिए हैं चीफ सेक्रेटरी को कि उसको सस्पेंड किया जाए तुरंत प्रभाव से, जब तक इंक्वायरी वगैरह चल रही है। वहीं दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने घटना को मानवता को शर्मसार करने वाला बताया। जो आपकी अपनी बेटी के समान है, इतना घटिया दुष्कर्म किया, मुझे नहीं लगता कि इसको कहीं पे भी माफ किया जा सकता है। दिल्ली के सीएम केजरीवाल पूरे मामले की जांच पर नजर बनाए हुए हैं। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल जहां नाबालिग से रेप के मामले को लेकर दिल्ली पुलिस पर सवाल उठा रही हैं और वहीं बीजेपी पूरी घटना को लेकर उन पर ही हमलावर है और कह रही है कि दिल्ली सरकार और दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने आखिर पूरे मामले में पहले ही कार्रवाई क्यों नहीं की। दिल्ली सरकार का एक वरिष्ठ अधिकारी ये करता रहा एक बच्ची के साथ और उनको जानकारी नहीं थी। दिल्ली बीजेपी नेता हरीश खुराना ने कहा कि हर मामले के बीच में कूदने वाली स्वाति मालीवाल को आखिर वारदात की भनक क्यों नहीं लगी। DCW की चेयरमैन तो जहाँ भी कोई घटना होती है हर जगह आंसू बहाने पहुँच जाती हैं, लेकिन उनके ऑफिस के अंदर अगर ये घटना हो रही है और वो 1-1.5 साल से, जो मुझे सुनने में 1-1.5 साल से ये घटना हो रही थी और ऐसे किया जा रहा था, तो उनको नॉलेज नहीं है। तो हालांकि स्वाति मालीवाल ने दिल्ली पुलिस पर ही मामले में जानकारी छिपाने का आरोप लगाया। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए 27 हफ्ते की गर्भवती रेप पीड़िता को गर्भपात की इजाजत दे दी है। रेप पीड़िता की अपील पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिन ब्याही मां बनना एक महिला के लिए बेहद त्रासदीपूर्ण है। कोर्ट ने यह भी कहा कि भारतीय समाज में शादी के बाद गर्भावस्था किसी दंपति, उनके परिवार और दोस्तों के लिए खुशी की वजह होती है, लेकिन यौन उत्पीड़न या रेप के मामलों में किसी महिला का मां बनना उसके लिए जीवन भर के तनाव का कारण बन सकता है। इससे पहले गुजरात हाईकोर्ट ने समय निकल जाने का हवाला देते हुए पीड़ित महिला को गर्भपात की मंजूरी देने से इनकार कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हाईकोर्ट के फैसले पर भी कड़ी टिप्पणी की और कहा कि मामले को लंबित रखने की वजह से कीमती समय बर्बाद हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर गर्भपात के दौरान भ्रूण जीवित अवस्था में पाया गया तो अस्पताल उसे जीवित रखने में पूरी मदद करेगा और अगर भ्रूण जीवित रहा तो राज्य सरकार ये सुनिश्चित करेगी कि बच्चे को कानून के तहत गोद लिया जा सके। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट में साल 2021 में किए गए संशोधन के तहत रेप पीड़ित गर्भवती को 24 हफ्ते तक की गर्भपात की इजाजत है। हालांकि कोर्ट अपनी संवैधानिक शक्तियों को इस्तेमाल करते हुए विशेष परिस्थितियों में 24 हफ्ते के बाद भी गर्भपात की इजाजत दे सकता है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने अवैध हथियारों का एक जखीरा बरामद किया। स्पेशल सेल ने अवैध हथियार बेचने वाले गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार करते हुए उनसे 10 सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल बरामद की। पुलिस के मुताबिक ये गिरोह दिल्ली और पंजाब में गैंगस्टर्स को हथियार सप्लाई करता था। नोएडा के सेक्टर 24 में स्ट्रीट लाइट के खंभे लगाते समय करंट लगने से एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 6 लोग घायल हो गए। मृतक के परिवार वालों ने कंपनी के ठेकेदार के खिलाफ केस दर्ज करवाया है।
मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर बेकाबू ट्रक 5 गाड़ियों पर गिर गया। इसके चलते एक कार पूरी तरह से चकनाचूर हो गई। हादसे में 2 लोगों की जान चली गई, वहीं 4 लोग घायल हो गए। आगामी विधानसभा चुनावों के लिए 119 में से 115 सीटों के लिए उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। सीएम केसीआर खुद 2 सीटों गजवेल और कामारेड्डी से चुनाव लड़ेंगे। दिल्ली के गीता कॉलोनी इलाके में करीब 30 से 35 साल पुराने एक साईं मंदिर को गिरा दिया गया। बताया गया कि ये मंदिर सरकारी जमीन पर अवैध रूप से बनाया गया था, जिस पर कार्रवाई करते हुए प्रशासन ने मंदिर पर बुलडोजर चला दिया। साथ ही वहां अवैध रूप से बनाई गई झुग्गी झोपड़ियों को भी हटा दिया गया। प्रशासन ने ये कार्रवाई अवैध अतिक्रमण विरोधी अभियान के तहत की और इसके लिए इलाके के लोगों को 1 साल पहले ही नोटिस दे दिया गया था। हालात पूरी तरह सामान्य रहे, इसके लिए वहां रास्तों पर बैरिकेड लगाकर भारी तादाद में सुरक्षा बल तैनात किया गया था। साथ ही अवैध रूप से बनाई गई झोपड़ियों में रहने वाले लोगों को शेल्टर कैंप में शिफ्ट कर दिया गया। हाँ, 1 साल पहले नोटिस भी आई थी, उसके बाद एक हफ्ते से बात चल रही थी। कंप्रोमाइज से ही मतलब जगह छोड़ दिया गया है, वो अपना बुलडोजर लगा के तोड़ लिया। इलाके के लोगों ने बताया कि कुछ समय पहले वहां एक और मंदिर तोड़ा गया था। मंदिर सरकार ने तोड़ा है। कुछ समय पहले एक शंकर भगवान का वहाँ मंदिर बना हुआ था पीपल के नीचे, वो भी इन्होंने हटाया। बताया जा रहा है अवैध अतिक्रमण को हटाकर वहां सड़क को चौड़ा किया जाएगा, जिससे आने जाने में वहां लोगों को और सहूलियत मिल सके। बताया ये भी जा रहा है कि दिल्ली के उपराज्यपाल विनय सक्सेना की तरफ से बनाई गई एक धार्मिक समिति की तरफ से ये सुझाव दिया गया था, जिसके बाद पीडब्ल्यूडी की तरफ से अवैध अतिक्रमण हटाने की ये कार्रवाई की गई। पीडब्ल्यूडी, एनसीडी और दिल्ली पुलिस के जवान थे, पैरामिलिट्री फोर्स थी, उसने पूरे इलाके में जो दुकानें वो बंद करवाई और पूरी भारी सुरक्षा के बीच इस मंदिर को, अवैध रूप से बने हुए मंदिर को बुलडोजर के जरिए ढाया गया। अमेरिका के वॉशिंगटन स्टेट में जंगल भयंकर आग में झुलसते दिखाई दिए। रेस्क्यू हेलीकॉप्टर से ली गई तस्वीरों में दिखा कि आग रिहायशी इलाकों तक पहुंच चुकी है, जिसमें एक व्यक्ति की मौत भी हो गई, जबकि सैकड़ों लोगों को घर खाली करने के आदेश दिए गए हैं। अमेरिका के वॉशिंगटन स्टेट में भी कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया जैसा हाल दिखाई दिया। जंगलों से आग की लपटें और धुआं उठ रहा था। रेस्क्यू में जुटे हेलीकॉप्टर से जो तस्वीरें ली गईं वो डरावनी थी। ऐसा लग रहा था मानो किसी रिहायशी इलाके पर बम बरसाए गए हैं और जगह जगह आग लगी हुई है। हालात इस कदर बिगड़ गए कि वॉशिंगटन के गवर्नर ने राज्य में इमरजेंसी लागू कर दी और जलवायु परिवर्तन को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया। But we have to recognize we need to continue that effort because the fact of the matter is there's a beast at our door and that's the beast of climate change. It seems like the whole world is on fire today. वॉशिंगटन स्टेट में आग की चपेट में आकर करीब 19,000 एकड़ जमीन जल चुकी है। 200 इमारतें आग में तबाह हो गई हैं। हेलीकॉप्टर और विमानों की मदद से पानी की बौछार की जा रही है, लेकिन आग को बुझा पाना मुश्किल साबित हो रहा है। वहीं अमेरिका के दूसरे हिस्से न्यू जर्सी में भी जंगल में आग लग गई, जिसमें देखते ही देखते 200 एकड़ जमीन राख हो गई। एक्टर और बीजेपी सांसद सनी देओल के जुहू वाले बंगले की नीलामी नहीं होगी। बैंक ऑफ बड़ौदा ने अखबार में नोटिस जारी कर बताया कि सनी देओल के बंगले की नीलामी के आदेश को वापस ले लिया गया है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने नीलामी के आदेश वापस लेने के पीछे तकनीकी वजहों का हवाला दिया है। इससे पहले 20 अगस्त को बैंक ने अजय सिंह देओल उर्फ सनी देओल के जुहू स्थित बंगले की नीलामी का नोटिस अखबार में छपवाया था। नोटिस में बैंक ऑफ बड़ौदा ने सनी देओल पर 56 करोड़ रुपए की देनदारी की बात कही थी। जानकारी के मुताबिक सनी देओल ने जुहू स्थित बंगले को गिरवी रखकर बैंक ऑफ बड़ौदा से 56 करोड़ रुपए का लोन लिया था। बैंक की ओर से जारी नोटिस के मुताबिक 25 सितंबर को सनी देओल के जुहू स्थित बंगले की ई नीलामी होनी थी। नोटिस वापस लेने के बैंक के फैसले पर कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने ट्विटर पर लिखा कि 24 घंटे से कम समय में तकनीकी कारणों से नीलामी का नोटिस वापस लेना आश्चर्यजनक है। जयराम रमेश ने यह भी पूछा है कि इन तकनीकी कारणों को किसने ट्रिगर किया। सवाल उठने के बाद बैंक ऑफ बड़ौदा ने जवाब दिया कि सनी देओल ने लोन सेटलमेंट के लिए उनसे संपर्क किया है, इसीलिए बैंकिंग सेक्टर की नॉर्मल प्रैक्टिस के तहत ही उनके बंगले की नीलामी का आदेश वापस लिया गया है। जर्मनी दूतावास ने भारत के यूपीआई पेमेंट सिस्टम की सराहना करते हुए एक पोस्ट शेयर की है। वीडियो में दिख रहे शख्स जर्मनी के डिजिटल और परिवहन मंत्री वोल्कर विसिंग हैं और बेंगलुरु में वो यूपीआई के जरिए सब्जियां खरीदते नजर आए। विसिंग बेंगलुरु में आयोजित G20 मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेने आए थे।
बैठक से समय निकालकर वो बेंगलुरु की सड़कों पर निकले और यूपीआई सिस्टम टेस्ट करने के लिए सब्जियां खरीदते दिखाई दिए। यूपीआई के जरिए उन्होंने सब्जी वाले को 100 रुपए ट्रांसफर किए। पेमेंट इतनी आसानी से और इतनी जल्दी हुआ कि जर्मनी के मंत्री हैरान रह गए। Z News.